आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो से और आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। आवाज अड्डा में आज बातचीत होगी शेयर बाजार की। शेयर बाजार का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों की आंखों में चमक आ जाती होगी, क्योंकि इस समय दिन दूनी रात चौगुनी मार्केट चल रहा है। कई लोग इसको कह रहे हैं कि ये अभी तो शुरुआत है, ज़बरदस्त बुल रन अभी शुरू हुआ है। और कई मानों पे हकीकत भी लगता है, क्योंकि एक एक हज़ार पॉइंट की रैली एक एक महीने के अंदर आ रही है। 16,000 से 17,000 की जर्नी सिर्फ 19 ट्रेडिंग सेशंस में हुई थी, फिर 17,000 से 18,000 की रैली केवल 27 ट्रेडिंग सेशंस में हुई, और आज देखिए अब फिर 18,000 से ऊपर की रैली तेज़ी से चल पड़ी है। दुनिया की तमाम उन चिंताओं से बेखबर बाजार दिखता है कि क्रूड के दाम बहुत ऊपर हैं, $84 पे चल रहे हैं, नेचुरल गैस की कीमतें 3 गुना हो चुकी हैं, महंगाई सर पे खड़ी दिखती है, कोल शॉर्टेज है, पावर शॉर्टेज है, लेकिन मार्केट में कोई इसका फ़र्क नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? मालूम है तमाम सारे लोगों के सवाल उठते हैं। हम लोगों से रोज़ पूछते हैं कि मार्केट कब तक चलेगा, कितनी दूर तक चलेगा। वैल्यूएशंस की भी चिंता नहीं है। तो कुछ तो बात है जो मार्केट इतनी दम से बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है। कुछ लोग उसको कहते हैं 2003 से 2007 वाला मूवमेंट भी है, जब उस समय भी ऐसा ही होता था कि एक एक दिन में 500-500 पॉइंट की रैली देखने को हमें मिलती थी। तो बाजार को समझने की ज़रूरत है कि बाजार की जो तेज़ी है इसके पीछे ठोस कारण क्या है, और क्यों लोगों को इसको समझना चाहिए, बिलीव करना चाहिए कि ये मार्केट की रैली बिल्कुल हवा हवाई नहीं है, ब्लेजिंग इन डिस्गाइज भी है। पैंडेमिक के बाद पूरी इकॉनमी रिसेट हो गई है, बहुत सारे बड़े बड़े परिवर्तन किए गए हैं, मनी फ्लो बहुत बड़ा है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की नोट प्रिंट की गई है यूएस से लेकर के पूरी दुनिया में, और वो पैसा सिस्टम में आया है। तो उसकी वजह से मार्केट में तेज़ी है, वैल्यूएशंस महंगे दिख रहे हैं। लेकिन ये सब बातें बहुत लोगों को शायद कन्विंसिंग नहीं लगती होंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा इसको डिटेल में समझा जाए, और उन लोगों से समझा जाए जिनका रोज़ का यही काम है और जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज इस मामले में रखते हैं। तो आज हमने 3 खास मेहमान हमारे साथ जोड़े हैं, जिनसे आपकी परिचय कराऊंगा और आपसे बातचीत कराऊंगा, और इस मार्केट को आपके ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं सुनील सुब्रमण्यम जी, जो सुंदरम म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं। इसके साथ ही हमारे साथ अजय श्रीवास्तव जी हैं, जो CEO हैं डायमेंशन कंसल्टिंग के। और हमारे साथ गौतम वेद जी जुड़ रहे हैं अमेरिका से, जो फंड मैनेजर हैं, इन्वेस्टर हैं और एजुकेटर भी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में, और इस चर्चा से ज़्यादा इस बात को समझाने के लिए कि मार्केट में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी क्यों है। तो मैं सोच रहा हूँ आज अमेरिका से शुरू की जाए, जहाँ से ये काम पूरा शुरू हुआ है। गौतम जी, बाजार में इतनी तेज़ी क्यों आ रही है? बिल्कुल सीधा सिंपल सवाल है। और सीधे सवाल का एक ही जवाब है नीरज जी, लिक्विडिटी लिक्विडिटी लिक्विडिटी। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। पिछले साल 2020 में 22% ऑफ ऑल डॉलर्स प्रिंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वर डन। सो एक ही साल में 22% ऑफ ऑल डॉलर्स इन सर्कुलेशन वर प्रिंटेड। सो जब आप इस लेवल की मनी प्रिंटिंग करते हैं, सो ऑब्वियस है कि डॉलर डिप्रिशिएट करेगा, बिकॉज डॉलर की सप्लाई बढ़ गई है। एंड जब डॉलर डिप्रिशिएट करता है तब कमोडिटीज, एमर्जिंग मार्केट्स बहुत अच्छा करते हैं। एंड वही हमने देखा है पिछले 1.5 साल से। एमर्जिंग मार्केट्स एंड कमोडिटी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज लाइक ब्राजील हैव डन प्रीटी वेल। एंड अभी हाल ही में चाइना में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चाइनीज गवर्नमेंट बहुत सारे सेक्टर्स में क्रैकडाउन कर रही है। सो बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स चाइना से पैसा टान के मोर स्टेबल कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया, इंडिया में पैसा लगा रहे हैं। सो इसलिए हम लोग इतनी ज्यादा तेजी देख रहे हैं। Liquidity is the main driver of any bull market, and so it's very important कि हम लोग liquidity को closely monitor करें, closely track करें, और अपना portfolios को accordingly position करें। because जब liquidity तनेगी और interest rates बढ़ेगी, तब bull market का चलन धीमा हो जाता है। so हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। तो आपके खास तौर पे अमेरिका में तो इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई है कि फेडरल रिजर्व बॉन्ड की टैपरिंग, यानी बॉन्ड की खरीद कम करने का कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं नवंबर दिसंबर ऑनवर्ड से। अगली पॉलिसी में शायद कैलेंडर भी सामने रख दिया जाए, तो क्या वहां से चिंता शुरू हो जाएगी? चिंता तब तक शुरू नहीं होगी जब तक ये लोग तेजी से टेपरिंग नहीं करते हैं। सो मार्केट्स बेसिकली ऑलरेडी डिस्काउंट दी बेस के सिनेरियो। सो अभी बेस के सिनेरियो ये है कि 10 से 15 बिलियन डॉलर्स की टेपरिंग होगी पर मंथ फ्रॉम नवंबर या दिसंबर, और ये अगले साल जून जुलाई तक चलेगी। अगर ऑर्डरली टेपरिंग होती है तो मार्केट इसके संग जी लेगा और आगे स्मूथली बढ़ेगा। लेकिन अगर
बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन जो हम लोग दुनिया भर में देख रहे हैं, नेचुरल गैस प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस की वजह से, अगर फेडरल रिजर्व ने बहुत तेजी से टेपरिंग की तब उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आ सकता है। बट एज लॉन्ग एज आपके पास अच्छे स्टॉक्स है आपके पोर्टफोलियो में, आपको बस डट के रहना है, मार्केट ऊपर नीचे चलता रहेगा। हमें बस अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पे नजर रखनी है और लंबे समय के लिए निवेशित रहना है। ओके अजय सर, आप इस मार्केट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? चूंकि ये सवाल तो आपके मन में भी आता होगा और आपसे भी लोग पूछते होंगे कि भाई मार्केट पे इतनी ज़्यादा रैली बनती जा रही है, और हम लोग जब भी बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि अभी तो कुछ भी नहीं है, तो शुरुआत है, बहुत सारी चेंजेस हुए हैं, तो मार्केट में भी ये रैली और चलने की संभावना है, तो कहाँ तक जाएगी हमको भी नहीं पता। आप अगर हमें बता सके, या दूसरा सवाल जो बिल्कुल सिंपल है कि आप इस मार्केट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं अजय जी? आई थिंक देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो मार्केट है पिछले 3 महीने से ये इंडियन निवेशकों की मार्केट है। एफआई फ्लोज भी बहुत कम हो गए हैं, पीई डील्स भी आप देखेंगे काफी कम हो गई हैं। जो भी हो रहा है, एंकर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं आईपीओस के अंदर में। तो ये जो रैली है पिछले 60-90 दिन की, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ही डोमेस्टिक रैली है, और इसका डोमेस्टिक निवेश का ही जो इसको सस्टेन कर रहा है। और उसका सबसे बड़ा रीजन है विश्वास। विश्वास ये है आज की तारीख में कि यार अब हर डिप को आप खरीदोगे तो आपका प्रॉफिट ही होगा उसके ऊपर में। दैट मीन्स सबको ये विश्वास है कि बायर ज्यादा है, सेलर कम है मार्केट में। शॉर्ट्स का तो नॉट ओनली इंडिया में, सारी दुनिया से लिटरली शॉर्ट्स खत्म हो गए, तो जो थोड़ा बैलेंस था शॉर्ट्स का मार्केट में वो भी खत्म है। तो अगर आप इस विश्वास पे हैं, 2 विश्वास है हिंदुस्तान निवेशक का, 1 कि बायर ज्यादा है, सेलर कम है, दूसरा ये है कि हमें अपना होराइजन लॉन्ग टर्म रखना है। आई थिंक ये मेच्योरिटी जो आई है मार्केट में, इसका बड़ा फर्क पड़ा है। और तीसरा सबसे बड़ा, ये बड़ा क्लियर हो गया है कि दुनिया के अंदर में और इंडिया में खासकर कंपनी की कैपेसिटी इज नॉट लिमिटेड। सप्लाई के लिए नई मशीनरी प्लांट लगे नहीं पिछले 3 सालों में, 5 सालों में, ना ही कोई लगा रहा है। जिसको भी प्रॉफिट हो रहा है सब डेट को रीपे कर रहे हैं। तो जो पहले होता था कि जब प्रॉफिट आता था नए प्लांट लगते थे, अब की नया ये समंजस है कि आप अपना डेट पे कर दीजिए ना। जैसे ही डेट पे किया आपने, उस कंपनी का रिस्क प्रोफाइल कंप्लीटली चेंज हो गया। पूरा स्टील सेक्टर देखिए, 3 साल पहले क्या था, आज की तारीख में क्या है। तो विश्वास, बायर्स की बढ़ोतरी, डिप पे खरीदना, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंडिया के अंदर में जो नई कैपेसिटी नहीं आ रही है, उससे इतना बेनिफिट मिल रहा है बड़े कॉर्पोरेट्स को, वो आप स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं। इकोनॉमी चाहे 5% पे ही चलेगी, बड़ी कंपनियां 15 से 20% ग्रोथ दिखा रही हैं, बिकॉज उनकी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, कंपटीशन लिमिटेड है, और देयरफॉर प्रॉफिटेबिलिटी उनकी एश्योर्ड है। तो आई थिंक इसको अगर एक कर सकें तो कहें देसी, हमारे खास देसी निवेशक के ऊपर में ये रैली हुई है, और उनको सलाम करना चाहिए, बिकॉज ये मैच्योरिटी पहले कभी नहीं देखी गई है। अप्रैल से लेकर के अभी तक एफआई हर महीने नेट सेलर हैं सर, तो आपकी बात सही लगती है कि डोमेस्टिक पैसा बहुत लगाया गया, डोमेस्टिक फंड ने बहुत लगाया, सुनील जी जैसे लोगों ने बहुत पैसा डाला है, और रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी बहुत पार्टिसिपेट इसमें किया है। अजय जी, लेकिन एक सवाल आपसे है, कैपेक्स तो बहुत हुआ नहीं, नई कैपेसिटी लगी नहीं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का जो डेटा हम लोगों के सामने, उसमें कुछ सेक्टर्स को छोड़ दें, जो से बड़ी स्टील कंपनी ने कुछ थोड़ा थोड़ा किया होगा, अदरवाइज बहुत कैपेक्स हुआ नहीं सर। तो केवल बैलेंस शीट को ही आपने मजबूत कर लिया, तो स्टॉक की वैल्यूएशन आपने ऊपर कर लिया, लेकिन आगे तो फिर कोर बिजनेस पे फोकस करना पड़ेगा ना सर। देखिए, कोर बिजनेस का एक इशू है जो इंडिया में, और खासकर इसलिए एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा बड़ी कंपनियों को, जो हमारा डेट डिफॉल्ट का जो रूल्स रेगुलेशन हो गए इंडिया में, कि प्रमोटर को जेल में डाल दो, उसको बाहर मत जाने दो, इतना सारा आज आपने बैक कर दिया है, उससे फियर साइकोसिस और डेट डिफॉल्ट का, कि कोई जेन्युइन लॉस भी करता है और जो लोन नहीं दे पाएगा उसको भी आज प्रॉब्लम है कि यार मैं क्या करूंगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा, मेरे घर भी बिक्री हो जाएगा, मैं क्या करूंगा। उस चलते हुए ये जो एडवांटेज है ये सिर्फ बड़ी कंपनियों को मिल रहा है, बिकॉज उनके पास डेट कैपेसिटी भी है, इक्विटी भी है, वो इसका एडवांटेज उठा रहे हैं। सो जो छोटी कंपनियां हैं आज, और उसका जो निवेश जो देख रहे हैं ये वहीं से आ रहा है। जो भी हमारे लोग थे जो प्लांट लगाते थे, छोटा एक्सपेंशन करते थे, अब सब यही कह रहे हैं कि यार ये प्लांट लगाना छोड़ो, एक्सपेंशन करना छोड़ो, स्टॉक मार्केट में लगा दो, लिक्विड रहेंगे, कोई लोन नहीं है सर के ऊपर में, कोई घर नहीं बिकेगा, आप आराम से रहेंगे। और ये जो निवेश जो आ रहा है इस सेक्टर का, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इसका जो भी नेगेटिव है, बिकॉज प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी इकोनॉमी के अंदर में, बट शॉर्ट टर्म आप देख रहे हैं कि आज की तारीख में एक एवरेज बिजनेसमैन कहता है कि बिजनेस से अच्छा मैं स्टॉक मार्केट में रहता हूं,
कम से कम आराम से सोता हूँ। तो ये तो सर फिर एक तरीके से बबल क्रिएशन जैसी सिचुएशन बनेगी, क्योंकि आप कैपेसिटी बढ़ा नहीं रहे, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा, डिमांड को आप कैसे मीट करेंगे? ये तो एक बड़ी मुश्किल वाली स्थिति बनती जा रही है। बिल्कुल ठीक है। देखो दैट इज व्हाई सेड कि इकोनॉमी 5 से 7%, आपका स्टॉक मार्केट कहाँ है, कंपनियां कहाँ है, लेकिन इकोनॉमी अभी भी 5 से 7% की ग्रोथ पाथ के ऊपर में आज है, बिकॉज बेस पे ये आपको नहीं मिल रहा है। जो बेनिफिट मिल रहा है वो सिर्फ टॉप 500,000 कंपनीज को मिल रहा है। उसका बेनिफिट आप इन्वेस्टर भी उठा रहे हैं कि भाई इनकी श्योरिटी हो गई है, प्रॉफिट श्योरिटी हो गया है। तो यही देखेंगे कि जो बेस मैन्युफैक्चरिंग है इस कंट्री का, स्मॉलर स्केल एमएसएमई वगैरह, वो कम होते जा रहा है, लेकिन बड़ा कॉर्पोरेट का प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो अगर आप निवेशक हैं इन कंपनियों में, आपको मुनाफा तो हो गई। राइट। सुनील सर, आप लोगों ने ही मार्केट को यहाँ तक पहुँचाया है। मैंने अभी बताया कि अप्रैल से लेकर टिल डेट FIIs नेट सेलर हैं। तो खरीद कौन रहा है? आप लोग खरीद रहे हैं, और हमारे जो नए निवेशक जुड़े हैं इस पैंडेमिक के दौरान में, जो करोड़ों की संख्या में नए लोग आए हैं, वो भी पैसे डाल रहे हैं। तो कोई चिंता, कोई घबराहट आप लोगों को है? देखिए, चिंता इसी बात की है कि अगर यूएस में डिमांड प्रेशर्स के कारण इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो अब तक जो इन्फ्लेशन यूएस में बढ़ रहा है वो सप्लाई साइड है। जैसे एनर्जी की प्राइसेस बढ़ रहे हैं या स्टाफ की शॉर्टेज के कारण वेजेस बढ़ रहे हैं, तो सप्लाई साइड इम्पैक्ट के कारण इन्फ्लेशन आ रहा है। तो इसलिए फेड उसको इग्नोर कर रही है, उसको टेम्पररी ट्रांसिएंट बता के टेपरिंग या इंटरेस्ट रेट हाइक की बात नहीं चल रही है। मगर जैसे पहले स्पीकर ने बताया था यूएस से कि जो डिमांड साइड में अगर इन्फ्लेशन आ गई तो टेपरिंग का कार्यक्रम आगे लिया जाए, या इंटरेस्ट रेट का जो आज 2023 की बात करें आगे, तब वॉलेटिलिटी आ सकती है। मगर वो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं कहूंगा। उसका कारण यही है जो अभी सेकंड स्पीकर ने भी बताया था कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी, अभी डोमेस्टिक लिक्विडिटी सपोर्ट कर रही है ओवरऑल मार्केट को, क्योंकि इसमें फैक्टर है टीना माने देयर इज नो अल्टरनेटिव। आज पैंडेमिक के कारण जो डर थी कि बहुत नौकरियां चली जाएंगे, कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहेगा, वो बिल्कुल गलत निकली। क्योंकि आज आईटी सेक्टर में देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ लेबर, एनुअल डबल डिजिट इंक्रीमेंट्स दिए जा रहे हैं। तो एक्चुअली मिडिल एंड हायर मिडिल एंड रिच क्लास का वेल्थ बढ़ गया है, कंज्यूमर सरप्लस बढ़ गया है, और अल्टरनेटिव्स नहीं है। क्योंकि बैंक डिपॉजिट आज टर्म डिपॉजिट में 5% मिल रहा है, तो पोस्ट टैक्स आपको समझिए 4 के नीचे। तो स्टॉक मार्केट में निवेश करके अगर आपने 8% भी कमा दिया तो दुगना रिटर्न है आपका। तो स्टॉक मार्केट की ओर रिटेल इन्वेस्टर, रॉबिनहुड इन्वेस्टर कहते हैं, वो आ रहे हैं। एसआईपी के फ्लो 5 डिजिट नंबर पे पहुंच गए म्यूचुअल फंड के लिए। और म्यूचुअल फंड मैनेजर्स क्यों अभी निवेश कर रहे हैं मार्केट में, उसको अलग कैश में नहीं रखते हुए भी निवेश क्यों कर रहे हैं? उसके पेरेंट आप 2 मिनट टाइम देंगे, मैं कहूंगा ABCDEFGHI, राइट? ये है अमेरिका की बात। क्योंकि डॉलर की वीकनेस और अमेरिका में जब भी प्रॉब्लम है तो लिक्विडिटी जारी रहेगी। कम है तो भी परवाह नहीं, मगर अमेरिका की वीकनेस से इंडिया की ताकत बढ़ती है। बी है भविष्य पे भरोसा। फंड मैनेजर्स को इंडियन इकोनॉमी की भविष्य पे इतना भरोसा है, तो इसलिए लोग यहां निवेश कर रहे हैं। सी मैं कहूंगा है कंज्यूमर सरप्लस एक तरफ, एक है चाइना फैक्टर। चाइना में जो भी दिक्कत आ रही है वो हमारी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। उधर लेबर का शॉर्टेज है, उधर लेबर की एज बढ़ रही है, उधर उनके पर कैपिटा इनकम 10,000 है, हमारी 2,000 है, तो लेबर समझिए 5 गुना महंगा है। तो चाइना में जो भी दिक्कत आ रही है वो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है। और डी जो बात है ABCD में, डी इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया का जो पॉपुलेशन का स्ट्रेंथ है, यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, एजुकेटेड, रेडी टू वर्क, काम नहीं है, काम दिलवाना है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड एक पॉजिटिव है। और ये है इकोनॉमी की आउटलुक, अर्निंग्स की आउटलुक जो सबसे बेहतर आ रही है, वो एक बहुत बड़ा। और एफ में कहूंगा फॉरेक्स का $600 बिलियन से ज्यादा रिजर्व जो है, उससे डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स को डर नहीं है कि 2013 की टेपरिंग से जो झटका लगा था, रुपये 48 से एकदम 72 तक चली गई थी, याद होगा। इस बार हमारी फॉरेक्स सिचुएशन की स्ट्रेंथ और हमारी करंट अकाउंट सरप्लस की स्ट्रेंथ हमें ये डॉलर की प्रोटेक्शन दे रही है। तो एफ। और जी है गवर्नमेंट का प्रो बिजनेस प्रो रिफॉर्म अप्रोच, राइट? और एच में क्या आता है? हाउसिंग सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर की रिकवरी, क्योंकि ऑल टाइम लो हाउसिंग लोन रेट्स चल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स लो है, प्रॉपर्टी प्राइसेस स्टेबल है,
तो हाउसिंग में एक मल्टी ईयर बूम आ रहा है। और आई जो फाइनल है वो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी। इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी 3 जगह से आती है, गवर्नमेंट कैपेक्स ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड इज पीएलआई। पीएलआई के थ्रू एफडीआई जो आके नया कारखाना लगाना है ना, वो इनिशियली इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड सेक्टर को भयंकर बूस्ट देगी, उसके बाद वो एक्सपोर्ट्स में शामिल होगी। और तीसरा जो फैक्टर है आई के अंदर वो है प्राइवेट सेक्टर, जो कि 3-4 साल से उन्होंने कैपेसिटी पे कुछ निवेश नहीं किया। आज वो कह रहे हैं कि हमें अनाउंसमेंट्स की शुरुआत हो गई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगले 2-3 साल के बाद उनको कैपेसिटी की कमी लगेगी। तो अभी अनाउंसमेंट्स जो शुरू हुए हैं वो अगले 2-3 साल में इंप्लीमेंट होंगे कैपेसिटी एक्सपेंशन। तो मेरे ख्याल में ये इतने सारे फैक्टर्स है, कॉन्फिडेंस दिलवा देते हैं। इतने सारे फैक्टर्स कॉन्फिडेंस दिलवाते हैं, और आपने तो ए से लेके आई तक के बहुत सारे फैक्टर्स गिनवाए सर। लेकिन जो बात अजय सर जी उठा रहे हैं कि अभी भी कॉरपोरेट जो है अपने हाई इंटरेस्ट रेट वाले डेट को कम करके लो इंटरेस्ट रेट वाले डेट में कन्वर्ट कर रहा है, और कैपेक्स बहुत ज़्यादा अभी कर नहीं रहा है। एक तरफ तो ये जो फंडामेंटल्स आपने बताया बिल्कुल सही, इसमें मैं 2-3 चीज़ें और जोड़ सकता हूँ कि कॉर्पोरेट टैक्स में जो इतनी कमी की है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है, और जीएसटी में स्टेबलाइज हो गया, 1 लाख करोड़ से ऊपर आने लगा है अब धीरे धीरे। तो वो सारे फैक्टर्स इसमें बहुत मैटर कर रहे हैं। लेकिन सर डिमांड जनरेशन भी तो होना चाहिए। अभी जो हमको दिख रहा है उसमें डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही, नदारत है डिमांड। देखिए डिमांड में जो क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी भी इकोनॉमी थर्ड वेव की एक इसमें है, मगर वैक्सीनेशन की स्टोरी देखे जबरदस्त बढ़ रही है। और जो चीज आप कह रहे हैं कि डिमांड, वो आप जरा इंतजार कीजिए कि अभी जो फेस्टिवल सीजन आएगा ना, उसके बाद आप देखेंगे कि एक वी शेप रिकवरी आएगी। क्योंकि एक लोगों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए खरीदारी में। 1.5 साल से कुछ किसी ने खरीदा नहीं है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स को। अब आएगा फेस्टिवल सीजन से, आप मान लीजिए एक शार्प वी शेप रिकवरी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्राइवेट सेक्टर ने कैपेक्स अनाउंसमेंट किया है। क्यों कर रहे हैं अनाउंसमेंट? क्योंकि कैपेक्स को लगने में 3-4 साल लगते हैं, वन थिंग। सेकेंड थिंग, आप ये भी सोचिए कि जब एक प्रोजेक्ट में वो बोरो करते हैं, अभी जो बात उन्होंने कही कि कैश फ्लो सरप्लस से वो पुराना डेट को रीपे कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, इसलिए उनकी ईपीएस में बढ़त देख रहे हैं आप। मगर फ्यूचर में देखिए कैपेक्स के टाइम में होता है 3-4 साल कैपेक्स में लगता है। अगर वो बोरोइंग करते हैं ना, वो ईपीएस को अफेक्ट नहीं करती है, वो कैपिटलाइज हो जाती है प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर। समझ रहे हैं आप? तो क्या होता है कि बहुत से सीएफओस कॉर्पोरेट्स के जो हम बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बोरो व्हेन द टाइम इज राइट, यानी व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर लो, एंड इम्प्लीमेंट इट व्हेन द नीड इज देयर। तो वो चीज जो होती है प्रोजेक्ट को अनाउंस करने से, वो इमीडिएटली वो इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो ईपीएस को कोई फिक्र, वही असर नहीं पड़ेगा, मगर उनके प्रोग्राम्स गौतम जाएंगे। और जी गौतम, आपके अमेरिका में अक्सर ये खबरें आती रहती, जब भी बात होती कि फेड कुछ करने वाला है, फेड कुछ करने वाला है, तो फिर दूसरी चर्चाएं, दूसरे क्या कहते हैं उसको, नैरेटिव्स बनने लगते हैं कि अभी पटरी पे नहीं है इकोनॉमी, लोगों को जो चेक मिल रही है वो भी देखिए है, जॉब भी स्टेबलिश नहीं हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं अभी कोर पे इकोनॉमी खड़ी नहीं हो पा रही, इसलिए लिक्विडिटी की जरूरत पड़ रही है। जब भी ऐसी चर्चाएं होती है तो मार्केट में ये डिस्कशन शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आने लगती हैं। तो ये मानना सही होगा क्या कि ये जो रैली इस समय चल रही है, ये जो जैसा कि आप भी कह रहे हैं लिक्विडिटी ड्रिवन है, और वो भी एक सीमा से ज़्यादा आप चला नहीं सकते हैं, क्योंकि वो लिक्विडिटी का एक्सेस बबल भी आप नहीं क्रिएट कर सकते। ऐसी सिचुएशन आपको लग रही है क्या? So Neeraj ji, there is a school of economics called Austrian School of Economics and Austrian School of Economic Thought. उसमें बेसिकली ये लोग ये समझाते हैं कि हाउ सेंट्रल बैंक्स दुनिया भर में बूम्स एंड बस्ट्स बार बार क्रिएट करते रहते हैं। सो दैट इज व्हाई स्टॉक मार्केट में निवेशक जो भी हैं उनको ये समझना चाहिए कि सेंट्रल बैंक का साइकिल भी कैसे चलता है, बिकॉज उससे आप अपनी पोर्टफोलियो की पोजीशनिंग अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। सो आप सही बोल रहे हैं कि लिक्विडिटी की सीमा होती है, एंड इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि समटाइम्स लो इंटरेस्ट रेट्स या जब फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स काट रहा है तब भी बड़ा मार्केट क्रैश आ सकता है। आप देखिए सितंबर 2007 से मार्च 2009 तक फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स कई बार काटे, बट लेकिन अमेरिकन मार्केट उस समय 55% गिर गए, बिकॉज उस समय मार्केट खराब अर्निंग्स डिस्काउंट कर रहा था। सो मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी पे नहीं, अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन पे भी चलता है। सो अगर अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस रोबस्ट हो तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स में भी मार्केट्स अच्छा कर सकती है। हम लोग ने इसका एग्जांपल पास में भी देखा है 2004 से 2007 तक, जब ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे लेकिन मार्केट्स में बहुत बड़ा बुल रन चल रहा था।
So the main driver of markets in the long run is earnings growth. Liquidity पे ध्यान देना जरूरी है for short term traders and short term investors. लेकिन जो long term investors हैं उनको बस एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए, earnings growth. That is the most important. As long as आपके पोर्टफोलियो में long term earnings growth की अच्छी कंपनियां हैं, आपको बस डटे रहना है और लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहना है। अजय जी, अर्निंग की कसौटी पे कैसे अपने बाजार को हम कसें, क्योंकि एक सवाल लोग मुझसे ये भी पूछते हैं और साथ में वो बताते भी हैं कुछ एक्सपर्ट कि 2% की प्रॉफिटेबिलिटी तो हम लोग ले आए हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, और ये 4-5% तक हम बढ़ा लेंगे। इस साल की अर्निंग ग्रोथ 22-23% तक होगी, उसके 2023 वाले में फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है 40% तक पहुंच जाए। ये सारे आंकड़े फ्लोट करते रहते हैं, आप भी सुनते होंगे। तो ये जो अंतिम कसौटी जो बता रहे हैं कि अंत में तो आपको फिर जाना ही पड़ेगा, अर्निंग नहीं आ रही तो फिर ये वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं होंगे। आईआरसीटीसी का स्टॉक 250 के वैल्यूएशन पे बिक रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वही जो आपके स्पीकर थे उन्होंने ए टू आई गिनाया, उस ए टू आई का ऑपोजिट साइड ये है कि जो आज पी है स्टॉक की, इंडियन स्टॉक की पी, वो आप कितना भी ग्रोथ रेट ले लीजिए तब भी जस्टिफाई नहीं हो पाएंगे। आपने कहा आईआरसीटीसी है 200-250, हर कंज्यूमर कंपनी 90 के ऊपर में चल रही है पी, जबकि ग्रोथ रेट 6 है। आईटी कंपनीज रीवैल्यू हो गई, आके 35-40 की पी पे आ गई हैं, जबकि उनकी ग्रोथ रेट 12-14% है। तो देखिए इसीलिए मैंने कहा कि ये ना तो ग्रोथ की इशू है, ना ये इशू है कि विश्वास का इशू है हमारे पास में कि ये चलेंगी। बियर मार्केट आती है, डेफिनेटली आती है, मार्केट के करेक्शन आएंगे और कहां से आएंगे ये भी कोई बता नहीं पाएगा इसको, और तब ये निवेशक जो होंगे उनका टेस्ट तब होगा। बिकॉज आप आज जो स्टॉक खरीद रहे हैं, जो आपने कहा कि स्टॉक खरीदिए, रिकवरी शेप रिकवरी आएगी, आप क्या रिकवरी ग्रोथ रेट करेंगे? 15%, 20%, 25%, 30%, और वो भी रिकवरी ग्रोथ रेट किसकी हो रही है? आप देख रहे हैं स्टील मैन्युफैक्चरर की हो रही है, कमोडिटीज वेदांता की हो रही है, जिससे कि पूरी इनपुट साइकिल ऑफ द इकोनॉमी उसका इतना एलिवेटेड हो गया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का 1 लाख करोड़ का होता था पहले, अब वो 1.5 लाख करोड़ की कॉस्ट करने लगेगा जाके सीधा, बेसिकली 40-50-60% हायर। कोल का हालत देख लिया आपने। सो देखिए इकोनॉमिक फंडामेंटल कह रहे हैं आज की तारीख में कि जो ये पी है एब्सोल्युटली अनसस्टेनेबल, और इसका रीजन है एफआईज क्यों नहीं आ रहे हैं। एफआईज आ रहे हैं बट प्राइवेट इक्विटी मार्केट से आ रहे हैं, जहां उनको वैल्यूएशन ठीक मिलता है। सेकेंडरी मार्केट के अंदर में इस पी पे लेकर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का जितना मर्जी आप परसेंट इंक्रीज कर लीजिए, कमोडिटी स्टॉक को छोड़ दीजिए, आप स्टील स्टॉक को छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए, बाकी इंडस्ट्रीज 105 रुपए के तेल के ऊपर के बाद में खर्चा करने के बाद में किसके पास इनकम बचेगी जो आपने कहा कंजम्पशन करने के लिए? तो यस, स्टोरी इज गुड, बट द फैक्ट इज कि जो आज के जो कंजम्पशन बास्केट है एवरेज इंडियन का, वो तो कंप्रेस हो गया। 105 का तेल देने के बाद, अपना पेट्रोल देने के बाद, अपना बत्ती का बिल देने के बाद, गैस का सिलेंडर देने के बाद में 90% ऑफ इंडिया के पास क्या बचता है? और उसी लिए कंपल्शन आएगी गवर्नमेंट को कि आपको सब्सिडी प्रोग्राम देने ही पड़ेंगे आपको मार्केट के अंदर में। तो एक तरफ है ग्रोथ, पर दूसरी तरफ है आज की वैल्यूएशन। और मेरा तो सिंपल कहना है निवेशक का कि रिस्क एपेटाइट देख के चलिए, ये मार्केट देख के मत चलिए। अपना रिस्क एपेटाइट देखिए कि जब भी हिलेगी ये मार्केट, तो आपके पास वो स्टॉक तो नहीं है जो फिर आप उसको निकल ही नहीं पाएंगे। और ये हो चुका है 4 साल पहले, आपको याद होगा स्मॉल और मिड कैप के अंदर में जब करेक्शन हुआ था, लोगों ने 80-80, 90% पोर्टफोलियो गंवाया था, आपको याद भी होगा शायद, राइट? तो ये मत समझिए कि ये वो भूल जाइए। छोटे खासकर शेयर्स जब जाएंगे नीचे तो फिर लॉक सर्किट ही मिलेगा आपको बेचने के लिए। सो प्रॉफिट बुकिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि हर सेक्टर का स्टोरी है, हर कंपनी की स्टोरी है। बियॉन्ड द स्टोरी आप उसमें अगर रहेंगे तो आप रिस्क लेंगे, रिटर्न नहीं लेंगे उसके अंदर में। अजय जी, लेकिन मैं इसकी एक एंटीथेसिस आपसे समझना चाहता हूँ। 2-3 चीजें जो मुझे लगती हैं, आप मुझे उसको समझाइए जरा। जैसे मुझे लगता है कि एक बड़ा रिफॉर्म टैक्स के सेगमेंट में किया इन्होंने सरकार ने, जो कि अब धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रहा है, जो जीएसटी है। दूसरा एक बड़ा काम उन्होंने सितंबर 2019 में किया कि उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को घटा के 23 और 15 कर दिया। नई यूनिट के लिए 15 और पुरानी यूनिट के लिए 23। 2 बड़े काम इन्होंने किए। उसके बाद अभी रिसेंटली इन्होंने रेट्रो टैक्स खत्म कर दिया, जो कि एफआईएस के लिए बड़ी राहत की बात है, विदेशियों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि आप रेट्रो पे नहीं जा रहे हैं। और इस सरकार ने बेसिक फंडामेंटल्स कुछ गाँव तक पहुँचाने की चीज़ों की कोशिश की, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, गैस दी, पानी दिया और ये सब दिया। तो शायद सरकार की ये सोच है कि हम पहले इन चीज़ों को दुरुस्त करें जो इसके ज़रिए डिमांड जनरेट हो जाए।
एक तरीका होता है कि आप सीधे डीबीटी कर दीजिए, मैं गौतम जी की जेब में $2 लाख डाल दूं और खरीदारी करें, तो डिमांड जनरेट हो गई, तो फिर कैपेसिटी आ गई। सरकार शायद दूसरी तरफ से आ रही है, नहीं मैं कैपेसिटी जनरेट करूंगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंगा, नौकरियां जनरेट करूंगा, फिर वो खरीदेगा, क्योंकि जितने रिफॉर्म्स अब तक किए गए वो इसी दिशा के हैं। तो क्या ये फ्रूटफुल नहीं हो सकता? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बट उसमें एक आप चीज भूल गए कि अगर सिर्फ ये होता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। सबसे सपोर्ट मिला है कॉर्पोरेट इंडिया को, खासकर जीएसटी से बड़े कॉर्पोरेट को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, छोटे को नहीं मिला है। मैं बताऊंगा कैसे नहीं मिला है। बट जो उसके साथ जो हुआ है, जो टैक्स इंक्रीज हुआ है पेट्रोल के ऊपर में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, वो तो हर एक को इम्पैक्ट कर गया, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, ड्राइवर है, आपका ड्राइवर है, आपका नौकर है, आप खुद हैं, हर एक के ऊपर में वो टैक्स आया है। दैट इज व्हाई दे से पेट्रोलियम टैक्स इज द मोस्ट रिग्रेसिव टैक्स इन द वर्ल्ड इन द इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक दे से। तो जो आपने दिया बड़े कॉर्पोरेट्स को, लेकिन जो छोटा जो था कंजम्पशन पैटर्न वाला आदमी था, उसको तो टैक्स सबसे बड़ा लगा है पेट्रोलियम टैक्स का। तो जो आपने ऊपर से दिया वो बड़े कॉर्पोरेट को मिला, लेकिन जो नीचे से जो निकला है वो पीस आज इकोनॉमी को हर्ट कर रहा है। आप अपने घर में बजट पूछ लीजिए या अपने दोस्तों में बात कर लीजिए, अपने घरों में जो काम करते हैं उनसे पूछिए कि कैसे उसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो यस, काफी बेनिफिट मिला है कॉर्पोरेट, और मैंने बोला जो बेनिफिट मिला कॉर्पोरेट रेट का, जीएसटी का, कॉर्पोरेटाइजेशन का, वो बड़े कॉर्पोरेट को मिला है, वो निवेशक को मिला है बिकॉज ऑफ स्टॉक मार्केट। जो छोटा निवेशक है, जो छोटा कंज्यूमर है, उसको आज प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज द टैक्स, जो रिग्रेसिव टैक्स है ऑयल का, वो उसकी कंजम्पशन को बहुत जबरदस्त इंपैक्ट कर रहा है। और हुआ क्या, टैक्स भी बढ़ा और पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए, साथ साथ ग्लोबली दाम बढ़े हैं, तो उसमें को हम लोग कुछ कर नहीं सकते लोकली। बट वो जो खा गया है, जो पैसा, जो 4 लाख, जो भी नंबर एस्टिमेट ले लीजिए, 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, जो भी नंबर ले लीजिए, वो पूरा कंजम्पशन से निकल के गवर्नमेंट में चला गया। तो वो जितना बेनिफिट आप दिखा रहे थे वो सारा न्यूट्रलाइज हो गया। सुनील जी, आप इस पे क्या व्यू रखते हैं? जो अभी अजय जी ने बहुत सारी बातें कही कि ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर बन रहा है, जो इन्फ्लेशन हमको दिखता तो नहीं है शायद, लेकिन महसूस जरूर होता है। तो इसके लिए 2 आंसर्स है मेरे पास। मैं ये कहूंगा कि आप आंकड़े देख लीजिए, मार्च 2020 टू नाउ कितने डिमैट अकाउंट्स खुले हैं और कितना डायरेक्ट इक्विटी का रिटेल फ्लोज इंप्रूव हो गया है। पैसे नहीं है तो कहां कैसे निवेश करेंगे? पैसे है ना, इसलिए आ रहे हैं। एसआईपी बुक लीजिए, 7,000 करोड़ के करीब था मार्च 2020 में, आज 10,000, यानी ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हो रहा है? पैसा नहीं है तो कहां से आ रहा है? मैं कहूंगा ना कि जो बात वो कह रहे थे शायद एक लोअर एंड ऑफ द इकोनॉमी में इंपैक्ट कर रहा होगा, मगर जो पैसे वाले हैं, क्योंकि मार्केट के ऊपर मेरा ध्यान है कि मार्केट के ऊपर लिक्विडिटी की सपोर्ट फ्रॉम द मिडिल क्लास वो स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि उनके हाथ में कंज्यूमर सरप्लस। क्यों, क्या हुआ है? पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, तेल का दाम बढ़ा है, मगर आज क्या हुआ है कि करीबन 15 शहरों में आपने देखा मेट्रो का फैसिलिटी आ गया है, तो लोग अपना पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं। सेकंड, उबर, ओला, ऐसी चीजें आ रही है जहां पे उनको ओनली पे पर यूज करने की जरूरत है, तो वो उनका हर व्यक्ति के पॉकेट में ये पेट्रोल का दाम का असर उतना नहीं है जितना ये कह रहे हैं। ओके, असर है मगर उतना नहीं है कि उतना डैमेज किया कर जाए। तीसरी चीज है कि सैलरीज बढ़ गई है, कॉर्पोरेट फॉर्मलाइज सेक्टर के अंदर सैलरीज बढ़ गई है, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में हमें पता है सभी जगह हाई सिंगल डिजिट, लो डबल डिजिट की सैलरी इंक्रीजेस आ गई है और खर्चा नहीं बढ़ा है। पिछले 18 महीने में खर्चा अदर देन तेल का दाम, कुछ और खर्चा ज्यादा बढ़ा नहीं है। तो मेरे ख्याल में कंज्यूमर सरप्लस एक्चुअली हाई है और डिमांड का इसलिए आपको इफेक्ट उतना जल्दी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी मन नहीं है खर्चा करने का। पैसा नहीं की बात नहीं है, मन नहीं है, क्योंकि उनको आउटलुक, कोविड के बाद का आउटलुक साफ साफ दिखना चाहिए, एक पॉजिटिव यूफोरिया आना चाहिए जाके खरीदारी करने के लिए। और उसके लिए सपोर्ट करने वाली चीज है इंटरेस्ट रेट। हाउसिंग लोन 6.5% में 20 साल वाला लोन कभी आपने सोचा था कि होगा? तो आज एक घर रहने के लिए छोड़िए, भाड़े में देने के लिए, रेंट में देने के लिए आज खाली 3% का डिफरेंस है बिटवीन पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट कॉस्ट और रेंटल यील्ड। खाली आपने 3% कमिट किया तो आप दूसरा घर, तीसरा घर खरीद सकते हैं। तो ये सब अंडरलाइंग फैक्टर्स आने वाले दिन में डेफिनेटली इंपैक्ट करेंगे कंज्यूमर डिमांड को। तो मेरी बहुत अलग सोच है प्रीवियस स्पीकर से कि इकोनॉमी की हालत, राइट, एक लोअर लेवल मार्जिनल वर्कर्स के ऊपर शायद हो सकता है, मगर अर्निंग पीपल ऑफ द वर्कर्स के अंदर, राइट,
मैं कोई प्रॉब्लम नहीं देख रहा हूं। एक्चुअली कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज हो रहे हैं और ये स्टॉक मार्केट में जो निवेश के नंबर्स, आंकड़े, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो बढ़ रहे हैं, वो मेरे लिए साफ एविडेंस है कि लोग के पास पैसा है और ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पैसा है तो निवेश कर रहे हैं। तो सिंपल सी आंसर है मेरी। जी अच्छा, कुछ और इनपुट मैं भी दे देता हूँ सर कि एक तो आप देखिए अभी एयरलाइंस में अभी रिसेंटली मैंने ट्रेवल किया था फुल कैपेसिटी में, और अब तो ऑफिशियली भी सरकार ने कह दिया कि फुल कैपेसिटी पे एविएशन चलेगी। एक दूसरा, आज मुझे किसी ने बताया जो बैंकिंग सेक्टर को ट्रैक करते हैं और बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, उन्होंने कहा कि बैंक की लोन ग्रोथ आपको नहीं दिख रही होगी बहुत ज़्यादा, कॉर्पोरेट टैक लोन ग्रोथ नहीं आ रही उतनी, लेकिन हाउसिंग ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त है। हो सकता है कि आपको बैंक के उसमें ना दिखे, एनबीएफसीज में और हाउसिंग कंपनीज में दिख रही है, और बहुत सारे लोग तो पैसे बच गए हैं तो वो सीधे सीधे खरीद रहे हैं चेक से। तो वो शायद दिख रहा है क्योंकि अभी जो बहुत सारे बिजनेस अपडेट्स आए हैं इंडियन कंपनीज के, हाउसिंग सेक्टर के, बड़ी कंपनीज के, ब्रांडेड कंपनीज के, वो ज़बरदस्त है। और वो और 4-4 गुना आगे के टारगेट लेके चल रहे हैं कि मार्च तक हम कितना मकान बेच लेंगे। एक ये, और दूसरा जो सर कंजम्पशन का है, ये बड़ा विचित्र है जी, मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी। जो अभी मेगा सेल चली थी ई कॉमर्स वाली, उसमें पहले 4 दिन में $2.6 बिलियन के माल बेचे गए, और टारगेट ये कि पूरे सीजन में $9 बिलियन का बेचेंगे, उसमें से 50% केवल फ़ोन बिकेंगे। अब इस तरीके के कंजम्पशन डेटा भी आते हैं तो आदमी को लगता है भाई पता नहीं है मतलब कैसे किस तरीके की चीज़ें डेवलप हो रही हैं। और आईटी सेक्टर में तो खैर 2-2, 3-3 जॉब ऑफर लेके लोग घूम रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। बाकी सेक्टर से मुझे नहीं आइडिया, लेकिन आईटी में तो नौकरियां भी बहुत मिल रही हैं। एक बार जरा गौतम जी के पास चलते, फिर अजय जी आपके पास आते ही पॉइंट पे चर्चा करेंगे। गौतम जी, चूंकि इंडियन मार्केट में आपकी भी दिलचस्पी है, इसको आप ट्रैक भी करते हैं और इसमें आपका इंटरेस्ट भी है, इस वक्त इंडियन मार्केट में आप किस अप्रोच से आएंगे? और अगर आप कोई सेक्टोरली एनालिसिस करना चाहें कि ये अभी पॉकेट बहुत हमको अच्छा लगता है, तो वही बताइए। उसका 2 तरफा जवाब होगा नीरज जी। पहली बात तो एक चीज का हमें बहुत ध्यान देना चाहिए बुल मार्केट्स में, दैट हम लोग चीप स्टॉक्स ढूंढने के चक्कर में क्वालिटी कर्व के नीचे नहीं जाएं। बहुत लोग क्या करते हैं, जब शेयर मार्केट महंगा हो जाता है, स्टॉक्स महंगे हो जाते हैं, तो वो लोग लो पी, लो प्राइस टू बुक, चीप वैल्यूएशन स्टॉक्स देखने लगते हैं, और यही स्टॉक्स हैं जो बाद के बेयर मार्केट में आपका वेल्थ को इरोड कर देते हैं। सो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग क्वालिटी कर्व के नीचे नहीं जाएं, ये पहला अप्रोच है। अगर आपको सस्ते शेयर्स नहीं मिल रहे हैं इन नॉर्मल बिजनेसेस, देन आप क्या कर सकते हैं, आप ऑप्ट कर सकते हैं फॉर समथिंग कॉल्ड स्पेशल सिचुएशंस। सो स्पेशल सिचुएशंस में डी मर्जर्स, रिवर्स मर्जर्स एंड बायबैक्स, राइट्स इश्यूज, ये अलग अलग तरह की स्पेशल सिचुएशंस हैं जिनमें आप देख सकते हैं। इसमें आपको क्वालिटी कर्व के नीचे नहीं जाना पड़ेगा, इसमें बल्कि आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी एट अ रीजनेबल प्राइस, लेकिन आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और जहां तक प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट थीम्स का सवाल है इंडिया में, सो यहाँ पे मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा आपको एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज समझाने के लिए कि बड़ा वेल्थ क्रिएशन होता है फ्रॉम अ मेगा ट्रेंड, और मेगा ट्रेंड आता है एक बड़े चेंज से, बड़ा चेंज आता है डिसरप्शन से, और डिसरप्शन आता है क्राइसिस से। पिछले साल मार्च में ग्लोबल क्राइसिस आया कोविड की वजह से, लेकिन फ्रॉम एवरी क्राइसिस कम्स अपॉर्चुनिटी। सो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उभर के आई हैं ये समझते हैं। एक तो बड़ा अपॉर्चुनिटी आ गया, द शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड, ये पहला अपॉर्चुनिटी है। दूसरा अपॉर्चुनिटी है चाइना +1, बिकॉज कोविड के बाद ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स समझ गए कि सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, हमें एक ऑल्टरनेट सप्लायर सोर्स भी चाहिए। सो चाइना +1 का भी चलन चला। और तीसरा बड़ा चैलेंज जो है वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सो डिजिटल अडॉप्शन दुनिया भर में बढ़ रहा है अक्रॉस सेक्टर्स। सो एंड टेक्नोलॉजी हर एक इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रही है। एंड चौथी चीज जो इंडिया स्पेसिफिक है, दैट इज द राइज ऑफ डिजिटल ब्रोकर्स, ग्रो, अपस्टॉक्स, जीरोधा। इनके वजह से Tier 3, Tier 4 शहरों में से काफी यंग निवेशक जिनकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, वो मार्केट में घुसे हैं। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ट्रेंड, ये सिक्लिकल ट्रेंड नहीं है। ये चारों ट्रेंड्स जो मैंने बताया आपको अभी, चाइना +1, अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड द राइज ऑफ डिजिटल ब्रोकर्स, ये एक सस्टेनेबल स्ट्रक्चरल चेंज है। सो दिस इज अ मेगा ट्रेंड। और अगर आपको बड़ा वेल्थ क्रिएशन करना है तो आपको इन सब पॉकेट्स में लंबे समय के लिए निवेशित रहना चाहिए। यू शुड बी इन्वेस्टेड इन दीज 3-4 पॉकेट्स फॉर द लॉन्ग टर्म। इसके अलावा और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। अब क्लाउड कंप्यूटिंग देखिए, एनिमल हेल्थ केयर देखिए, कॉम्प्लेक्स एपीआईज देखिए, सीडीएमओ देखिए, क्रैम्स देखिए,
मल्टीपल लॉन्ग टर्म मेगा ट्रेंड्स आ रहे हैं, ई कॉमर्स बिजनेसेस, एक्सचेंजेस, दीज आर ऑल स्ट्रक्चरल स्टोरीज। तो ये सब स्टोरीज तो एनीवेज अच्छे थे ही, इसके अलावा और भी नए नए अपॉर्चुनिटीज आ गए हैं कोविड की वजह से। सो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में, लेकिन हाँ वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं। सो हो सकता है थोड़ा टाइम करेक्शन हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको बस 1 साल का रिटर्न्स फॉरगो करना पड़ेगा और उसके बाद 9 साल का कंपाउंडिंग आप एंजॉय कर पाएंगे। सो इसलिए लॉन्ग टर्म माइंडसेट बहुत बहुत जरूरी है नीरज जी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगस्त 2006 से 2021 के बीच में जो हमारा क्यूमुलेटिव इंडेक्स परफॉर्मेंस है MSCI का, इंडिया ने $330 बिलियन में रिटर्न रखा है। और आप इसके अलावा इमर्जिंग मार्केट देखिए तो $240 बिलियन है और ACWI का $305 बिलियन का है। यानी इंडिया मार्केट तो डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर रहा है, ये दिख रहा है। अजय जी, इस पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की और हमने बताया कि बहुत सारे सेक्टर्स पे बहुत गजब डिसरप्शन दिखता है और वो जल नहीं होता कि मतलब एक तरफ सामने दिख रहा है कि इतना भयानक तरीके से डिमांड वहाँ पे सर्ज हो रही है, फिर दूसरी तरफ लगता है कि नहीं, ये नहीं भी दिख रहा होता है। तो इस दुविधा के बीच में हमारे दर्शकों, निवेशकों, ट्रेडरों की मुश्किल आसान करिए कि वो कैसे मेगा ट्रेंड पकड़ें। देखिए, आई थिंक आपके जो प्रीवियस स्पीकर ने बहुत अच्छा कहा कि देखिए क्या आज की तारीख में मेगा ट्रेंड पकड़ने के लिए सबसे बड़ा मेगा ट्रेंड है ई कॉमर्स का। लकीली अब हमारे पास में कंपनियां आनी शुरू हो गई हैं। आपने देखा है कि कितना कहते हुए भी जोमेटो का इशू ठीक गया मार्केट में और पोस्ट मार्केट भी सस्टेन कर गया प्राइस को। तो हमारे पास पहली बार इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं थी ई कॉमर्स की, तो हम विदेश में निवेश करते थे। अब पहली बार इंडिया में आ रही है, पर कुछ अच्छी कंपनी आएंगी, कुछ खराब भी आएंगी। जैसे एक कार कंपनी आई, बिल्कुल ही मतलब उसका इशू का तो फंडामेंटल का मत पूछिए, तो वो भी आई और उसका स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस देख लीजिए। जोमेटो आया, उसका देख लीजिए, और अब कई सारी आ रही हैं एक साथ के अंदर में। तो एक ट्रेंड तो ये है। बट अगर आप इंडियन मार्केट में देखेंगे, एक्चुअली सबसे ज्यादा मुनाफा लास्ट 12 महीने में मोस्ट ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज पे हुआ है। चाहे आप कमोडिटी ले लीजिए, चाहे आप स्टील ले लीजिए, चाहे एल्यूमिनियम ले लीजिए, ये जो सेक्टर है इसने ही सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है इकोनॉमी को। तो ग्लैमर तो आया आपका ई कॉमर्स कंपनी से, बट जो पैसा आया आपका वो बेसिक इंडस्ट्री से। बिकॉज इंडियन इकोनॉमी के अंदर में जो सबसे अंडर वैल्यूड सेक्टर है और आज भी वही है, स्टील कंपनीज, कमोडिटी सेक्टर। तो आप अगर मेगा ट्रेंड लेना चाहते हैं तो मेगा ट्रेंड मेरे हिसाब से वैल्यूएशन से लेके चलिए कि जो कंपनियां हैं जिनकी आज रिलेटिव वैल्यूएशन कम है, आप अगर 200 की पी पे लेके कंपनी खरीद रहे हैं आज की तारीख में, मे बी अगले 3 महीने 6 महीने आपको रिटर्न पॉजिटिव भी दे सके, बट उसका सस्टेनेंस बहुत मुश्किल है। और ये जो मेगा ट्रेंड जो आते हैं इसमें रिस्क भी, आपने सही बोला था कि जब 5 कंपनियां होंगी, 2 चलेंगी, 3 नहीं चलेंगी, तो उसके अंदर में और पीई फंड भी इसी तरीके से काम करते हैं। तो इंडियन मार्केट के अंदर में बेसिक इंडस्ट्रीज, इफ यू आस्क मी, उनका रिटर्न मेरे हिसाब से जो बाकी न्यू कॉमर्स इंडस्ट्रीज है उनसे ज्यादा आएगा लिस्टेड मार्केट में। जो सारा गेन जो होता है जो ई कॉमर्स मेगा ट्रेंड में है, वो एंकर इन्वेस्टर और पी इन्वेस्टर ले चुका है, निचोड़ चुका है। जब तक वो लिस्ट हो रही है आके इंडिया के अंदर में, उनकी जो वैल्यूएशन है उस पर रिटर्न कमाना बहुत ही मुश्किल है। तो सम एंड सब्सटेंस, पैसा जो है बेसिक इंडस्ट्रीज में हमारे हिसाब से अभी भी 1 साल में रिटर्न ज्यादा आएगा, और जो नई कंपनियां आ रही हैं उसकी लिस्टेड प्राइस के ऊपर में रिटर्न कमाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बिकॉज पी फंड सारा रिटर्न निचोड़ के, और जो आज की वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहे हैं उसके ऊपर में प्रॉफिट कमाना बहुत ही मुश्किल है। और जो मैं सुन रहा था काफी देर से जेंटलमैन को कि रिटर्न्स और टीना फैक्टर की कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है टीना करके, उससे बड़ा रिस्क कोई नहीं है मार्केट के अंदर में। बिकॉज अगर आपने फंडामेंटल पे इन्वेस्ट नहीं किया, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आप जाएंगे उसके अंदर में। तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये बाजार है, दोनों तरफ चलती है। ये बाजार है और बाजार सुप्रीम है और उसमें आपको स्ट्रेटजी बना के चलना है। सर मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, बहुत छोटा सा ब्रेक से लौट के आते हैं तो थोड़ा और समझेंगे और इसको फिर समराइज करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का ब्रह्म वाक्य क्या है। लॉन्ग टर्म इज कॉमन डिनोमिनेटर, वो सब जगह फार्मूला लगता है। फिर आगे क्या पकड़ना चाहिए इस पर थोड़ी बात करेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। करण, अपनी नई फिल्म में तुमने किसी और को लिया, पर मैंने तुम्हें माफ किया। I know why you're being nice, करीना, क्योंकि ये है गिफ्टिंग का महीना।
Season of gifting is live on Tata Click. Download the app now. हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। This is CNBC Awaaz Newsroom, powered by Ebix Cash. हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। Daddy, could you please stop working? Yeah, let's find a place with no network. Reconnect with your loved ones. New Citroën C5 Aircross SUV, Comfort Class SUV. Citroën.
स्वागत है एक बार फिर से और बातचीत हो रही है मार्केट पे वैल्यूएशंस को लेकर के, सेक्टोरली, लिक्विडिटी, तमाम सारी बातें हमने की। अब थोड़ा इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं, समय कम होगा इसलिए सर संक्षेप में जवाब दीजिएगा। सुनील सर, इस समय भी चूंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को दिख रही होंगी एज ए फंड मैनेजर, तो जैसे अभी गौतम कह रहे थे कि बड़े ट्रेंड पकड़िए और बिजनेस को देखिए, तो आप लोग की नज़र में इस समय क्या सबसे अट्रैक्टिव लग रहा है इस बाजार में भी? मेरे को ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि मेरी स्टोरी जो है इंफ्रा ड्रिवन है। तो इंफ्रा रिलेटेड जो भी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सर्विसेज सेक्टर है, तो उसमें आप सीमेंट लीजिए, बिल्डिंग मटेरियल्स लीजिए, कैपिटल गुड्स लीजिए, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स लीजिए, ये सब के लिए भविष्य बहुत बढ़िया दिख रहा है। और वहां पे वैल्यूएशंस अभी भी वो एस्ट्रोनॉमिकल लेवल्स जैसे बता रहे थे कि कुछ सेक्टर्स में रीच हो गया है, वो अभी तक नहीं है। तो ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस मिल रहा है और एक थोड़ी सी 3 ईयर प्लस की आउटलुक लेके अगर खरीदेंगे तो इंडस्ट्रियल्स, ब्रॉड इंडस्ट्रियल्स में बहुत बड़ा हमें भविष्य देख रहा है। वो एक चीज है। सेकंड चीज में शॉर्ट टर्म में थोड़ी मेरे को अच्छी रिटर्न नहीं दिख रही है, मगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो मेरे को ओवरऑल कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस, अभी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के अंदर में क्या नहीं है, एफएमसीजी नहीं है, क्या है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, ऑटो है और हाउसिंग एंड रियल एस्टेट है। ये सब मैं कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन मान के लेता हूं। वैल्यूएशंस थोड़ी बहुत उधर बढ़ गई है क्योंकि नियर टर्म वी शेप्ड रिकवरी को मार्केट डिस्काउंट कर रही है, मगर वो इनिशियल 12 to 18 मंथ्स फेज को अगर आपने डाल दिया तो मेरे को 3 ईयर प्लस में वहां पे भी एक अच्छा मुनाफा का फायदा दिख रहा है। तीसरी जो है मेरे लिए है BFSI, अभी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस एंड अलाइड इंडस्ट्रीज। यहाँ पे मैं खाली लो इंटरेस्ट रेट से लेंडिंग से नेट इंटरेस्ट मार्जिन की स्टोरी जो बैंक्स और एनबीएस के ऊपर है, खाली उसके ऊपर नहीं मैं सोच रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि ओवरऑल वेल्थ इफेक्ट जो इंडिया में आ गया है, कंज्यूमर सरप्लस जो बात मैंने की थी, वहां पे मेरे को एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इंश्योरेंस, लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग कंपनीज, इन सब में मेरे को एक अच्छा मौका दिख रहा है कि इंडियन इकोनॉमी में फाइनेंशियलाइजेशन की जो स्टोरी है वो बीएफएसआई सेक्टर अच्छी तरह से प्ले कर सकता है। तो वो मेरे लिए एक सॉलिड सेक्टर दिख रहा है, क्योंकि हर इंडेक्स में भी उसका एक वेटेज शामिल है। तो नेचुरली इंडेक्स के मुंह को पकड़ने में भी आपको बीएफएसआई स्पेस को ध्यान देना जरूरी है। तो 3 सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल्स एक सेक्टर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी दूसरी सेक्टर और बीएफएसआई स्पेस तीसरा, ये 3 के ऊपर हमारी ध्यान होगी। अजय जी, आपकी नज़र इस समय कहाँ है, तमाम फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए भी, कि इस समय बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमें अलर्ट करते हैं कि आपको सावधान है। देखिए, फैंसी में नहीं बहना चाहिए, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका ही लगता है, लेकिन स्टिल अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत दिखती हैं। तो आप लोगों की नज़र कहाँ पे है? जी, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने बताया था हमारी आज की तारीख में कमोडिटी स्टॉक्स में है, स्टील स्टॉक्स, एल्यूमिनियम स्टॉक्स। तो अगर आप हमारा कस्टमर्स हमारा पोर्टफोलियो देखें, 50% से ऊपर इन्वेस्टमेंट इन्हीं सेक्टरों के अंदर में, कंपनियों के अंदर में है, बिकॉज यहाँ पे हमको वैल्यूएशन भी ठीक है, रीजनेबल लगती है, प्रोस्पेक्ट भी बहुत बढ़िया लगते हैं। तो कमोडिटी सेक्टर, स्टील सेक्टर, एल्यूमिनियम, दिस नॉन फेरस, फेरस दो, दिस इज अ वन बिग सेक्टर जहां पे हमें लगता है कि अगला 2 साल तक तो आराम से हम अपनी रिटर्न कमा सकते हैं, और नहीं भी आएगी तो मतलब रिस्क इसमें सबसे कम है, रिस्क भी लेके चलेंगे साथ में तो सबसे कम है। सेकंड लॉट जो हमारे पास में है सबसे बड़ा है वो है जो पीएसयू कंपनी जो डेवलपमेंट के लिए है, और उनसे अच्छे रिटर्न भी आ रहे हैं हमारे को, क्योंकि डिविडेंड भी अच्छा आ रहा है। तो एक ब्लॉक है जो पीएसयू स्टॉक का है, जैसे आपने देखा बीपीसीएल में 58 रुपए का डिविडेंड भी दे दिया उसने, वापस शेयर भी वहीं पहुंच गया वापस, और अब डेवलपमेंट के लिए अब वो होपफुली आगे एयर इंडिया के बाद में कई सारी कंपनी बढ़ेंगी। तो जो डेवलपमेंट की कंपनियां हैं उसके अंदर में पीएसयू के स्टॉक के अंदर में हमारा काफी सारा इन्वेस्टमेंट है। तीसरा इन्वेस्टमेंट है जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है बट मोनोपोली कंपनीज में है, जहां हम देखते हैं कि 1 या 2 कंपनीज ने मार्केट को पूरा घेरा हुआ है। जैसा एग्जांपल ले लीजिए, पीडीलाइट ले लीजिए या अदर एग्जांपल ले लीजिए, वहां पे हमने इन्वेस्टमेंट काफी फोकस किया हुआ है कि सेक्टर एग्नोस्टिक होते हुए भी कि जो ये कंपनियां मोनोपोली हैं इन्हीं को सुपीरियर रिटर्न मिलेगी। स्मॉल और मिड कैप के अंदर में प्राइमरली हमारा फर्टिलाइजर और केमिकल में इन्वेस्टमेंट है। आई थिंक इसके साथ में, और बैंकिंग में आप हैरान हो जाएंगे, अभी उन्होंने कहा बैंकिंग में ऑलमोस्ट 0 है, बिकॉज इट्स ए कंपैरेटिव स्पेस, बैंक का परफॉर्मेंस भी आपने देखा है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी, तो हमारे हिसाब से उसका रिटर्न सबसे कम आएगा इन सेक्टर के मुताबिक। गौतम सर, आप लोग कहाँ पे नजर रखे हुए, नए जमाने के स्टॉक्स में, या आपको भी लगता है मोनोपोली मोड बहुत बढ़िया, जैसे IRCTC मोनोपोली मोड है लेकिन बहुत भाग गया है वो, आप लोग कहाँ नजर रख रहे हैं इस समय?
तो नीरज जी, मार्केट में दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक होते हैं बाप, बाय एट एनी प्राइस, और दूसरा होता है GARP, गार्प, ग्रोथ एट ए रीजनेबल प्राइस। और मेरे 15 साल के अनुभव में मैंने देखा है एक स्ट्रैटेजी जो हमेशा काम करती है वो है ग्रोथ एट ए रीजनेबल प्राइस। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर एरिया में मैं उन कंपनीज को देख रहा हूँ जो बहुत बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन खत्म कर चुके हैं पिछले 6-7 महीने में, एंड जिनकी अर्निंग्स अभी आनी बाकी है, वो स्टिल रीजनेबल वैल्यूएशंस में मिल रहे हैं। दूसरा एरिया जहाँ पे रीजनेबल वैल्यूएशंस में आपको अच्छे क्वालिटी एसेट्स मिल सकते हैं वो है डीमर्जर्स। सो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज कम्स इन अ डीमर्जर, जब एक कंपनी जो डेट के भार के अंदर दबी हुई है उसको मजबूरी में अपना क्राउन ज्वेल एसेट एक दूसरे बायर को बेचना पड़ रहा है, तो वहां पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। फिर मार्केट क्या करता है, जैसे ही वो क्राउन ज्वेल एसेट वो डेट वाली कंपनी से बाहर निकलकर एक अच्छे स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम के हाथ में आ जाती है या एक स्ट्रॉन्ग प्राइवेट इक्विटी प्लेयर के हाथ में आ जाती है, तब वहां बड़ा वेल्थ क्रिएशन होता है। तो वो एक और एक अपॉर्चुनिटी है। और जहां तक न्यू एज बिजनेसेस, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप कंपनीज लाइक जोमेटो, पेटीएम और बाकी कंपनीज की बात कर रहे हैं, सो आई वुड लुक एट कंपनीज जो ऑलरेडी ब्रेक इवन लेवल पे पहुंच चुके हैं, एटलीस्ट एट द एबिटा लेवल, या एटलीस्ट जिनके यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव हैं, कंट्रीब्यूशन लेवल पॉजिटिव है। सो उसमें उस एरिया में से काफी सारे प्रॉमिसिंग आईपीओज आने वाले हैं। सो उन पे मेरी नजर है। सो लेट्स, बट वो लोग काफी एक्सपेंसिव, वो स्टॉक्स काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन से लिस्ट करेंगे, तो इसलिए उनमें लंबे अवधि के लिए इन्वेस्टेड रहना जरूरी है, बिकॉज आपको इमीडिएटली रिटर्न्स मिलेंगे नहीं। जब तक वो स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट होंगे, ज्यादातर उसका जूस निकल चुका होगा, तो आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा उन स्टॉक्स में। सो ये सम ऑफ द फ्यू एरियाज व्हिच आई एम लुकिंग एट। बिल्कुल सही है। मैं अपनी बात खत्म करूंगा, शो को समाप्त करूंगा दो छोटी छोटी बातें बता के। सेंसेक्स 1992 में 5000 था, फिर 2003 में 6000, यानी उस दौरान सिर्फ 1.5% का CAGR था, जबकि FD का रेट 12% था। फिर 2007 में 15000 का था, 2008 में 22500 का था, 50% का जंप था, लेकिन फिर बीच में एक क्रैश आया था, फिर लिक्विडिटी डाली गई। जनवरी 2008 में 22500 का था, अक्टूबर 2008 में 15000 का था, और आज 61000 का है। CAGR 12%। स्टोरी का क्या मोरल है कि आपको टाइम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए, अच्छे स्टॉक्स राइट प्राइस पे खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जो हमारे तीनों एक्सपर्ट भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे अच्छा कोई एसेट क्लास हो नहीं सकता जहां आप सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। रियल एस्टेट कुछ भी नहीं हो सकता इससे बेटर। लेकिन फैंसी में बह जाना, इमोशनल हो जाना, दौड़ के खरीद लेना, ये नहीं करना चाहिए। समझदारी के साथ करिए, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ट्रेडिंग इज डिफरेंट थिंग। तो इन शब्दों के साथ समाप्त करूँगा यहाँ पे। और बाकी मुझे लगता है कि मार्केट जो है बहुत सारे फैक्टर्स को ड्राइव कर रहा है, इसलिए आपको नज़र भी बनाए रखनी चाहिए कि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा विलेन हो सकता है। चलिए, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए, पैसे कमाते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हैप्पी वीकेंड, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। देखते रहिए CNBC आवाज़।